ममता बनर्जी बीजेपी के दो नेताओं को देखना तक पसंद नहीं करती। इनमें से एक सांसद हैं तो दूसरे विधायक। दिलचस्प ये है कि ये दोनों ही नेता प्रियंका टिब्रेवाल के नामांकन के वक्त उनके साथ थे। मतलब ये कि ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल की चुनावी लड़ाई में ये दोनों काफी सक्रिय हैं। ये नेता हैं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और दूसरे शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर उनका सारा मजाक किरकिरा कर दिया था। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जिस तरह की सियासत करती हैं, उसके हिसाब से इन दोनों नेताओं पर बड़ा खतरा है। कई बार दोनों के काफिलों पर हमला भी हो चुका है। बीजेपी सांसद अर्जुन के घर पर कथित तौर पर 2 बार बम से हमला हो चुका है। हाल ही में उनके घर के पीछे के हिस्से में बम फेंके गए। इससे पहले 8 सितंबर को भी ऐसी ही घटना हुई थी। भाजपा सांसद ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वह उन्हें मारने का प्लान बना रही हैं। अर्जुन सिंह ने कहा, पुलिस और टीएमसी बम मरवा रही है और मेरी हत्या की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि इनका मकसद है कि बम मारो तो ये निकलेंगे और जब निकलेंगे तो इनको मार दो। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अर्जुन सिंह ने कहा कि 2 महीने पहले उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि ममता बनर्जी ने एक पुलिस अधिकारी को बुलाकर निर्देश दिया है कि अर्जुन सिंह की हत्या कर दी जाए। यहाँ कानून का शासन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार इस बारे में संज्ञान क्यों नहीं ले रही। पहले वाली घटना के बाद भी अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया था कि वह टीएमसी की साजिश है। उनका कहना था कि भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है और इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई हैं। बम से हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी है। टीएमसी का कहना है कि भाजपा सांसद खुद ही अपने घर पर हमला करवा रहे हैं ताकि वे पब्लिसिटी हासिल कर सकें और टीएमसी को बदनाम कर सकें। वहीं अर्जुन सिंह ने कहा कि एनआईए को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि विस्फोटक कहां से लाए जा रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि हिंसा कम नहीं हो रही। उन्होंने कहा था कि इस बारे में ममता बनर्जी से भी बात की थी। वहीं पुलिस ने कोर्ट में सांसद के घर की तलाशी लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अर्जुन सिंह 2019 से पहले टीएमसी में थे और वह 2001 से भाटापारा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 में भाजपा ने उन्हें बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अपने तमाम घोड़े खोल लिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाम नहीं लग पाई। नवजोत सिंह सिद्धू नए सिरे से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार वे बाकायदा कैप्टन के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू गुट के प्रगट सिंह और तृप्त बाजवा की पहल पर बड़ी संख्या में विधायक लामबंद हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इन तमाम विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को एक लेटर लिखा है, जिनमें मौजूदा सीएम के खिलाफ अविश्वास जताते हुए जल्द से जल्द विधायक दल की मीटिंग बुलाने की अपील की गई है। लेटर में कहा गया कि विधायक दल की ये बैठक दिल्ली से भेजे 2 न्यूट्रल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होनी चाहिए, जहां विधायक खुलकर अपनी राय जाहिर कर सकें। पंजाब में 80 में से 40 विधायकों की ओर से ऐसी मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह सारी कवायद सिद्धू खेमे की ओर से की जा रही है, क्योंकि प्रगट सिंह और बाजवा दोनों ही सिद्धू के करीबी हैं। पंजाब में जारी इस उठापटक के बीच प्रदेश के प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। उन्होंने पंजाब में चल रहे घटनाक्रम और हालात की जानकारी कांग्रेस हाईकमान को दी। इसके बाद रावत से इस मामले को सुलझाने को कहा गया है। माना जा रहा है कि रावत जल्द ही पंजाब का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये पंजाब के सीनियर नेताओं से भी बात करेंगे। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भवानीपुर उपचुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी हर किस्म के हथकंडे अपना रही हैं। भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से बड़ी भूमिका निभा रहे सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला, प्रियंका टिब्रेवाल और ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं में तनातनी, ये सब तो एक बानगी भर है। भवानीपुर में तेजी से लोकप्रिय हो रही प्रियंका टिब्रेवाल से ममता बनर्जी को इतना डर लगने लगा कि अब प्रियंका की जासूसी तक शुरू हो गई है। और इस बात की भनक लगते ही प्रियंका टिब्रेवाल ने कोलकाता पुलिस पर उनकी जासूसी करने का बड़ा आरोप लगाया। रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई शिकायत में प्रियंका टिब्रेवाल के इलेक्शन एजेंट सजल घोष ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस टीएमसी की ओर से टिब्रेवाल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए काम कर रही है।
सजल घोष ने अपने पत्र में दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अनुरोध किया। सजल घोष ने लिखा कि मैं चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हर दिशा निर्देश का पालन कर रही हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान तृणमूल कांग्रेस की ओर से काम कर रहे कोलकाता पुलिस कर्मचारियों ने बिना किसी जानकारी के कुछ सिविल कपड़े में पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया और लगातार हमें ट्रैक कर रहे थे और विपक्षी दल को हमारे आंदोलन की तस्वीरें भेज रहे थे। पुलिस आयुक्त द्वारा तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सजल घोष ने कहा कि केवल वर्दीधारी अधिकारियों को उम्मीदवार के पीछे भेजा जाए। इससे पहले प्रियंका टिबरेवाल ने दावा किया था कि कोलकाता पुलिस को भाजपा की प्रचार गतिविधियों पर नजर रखने और मतदाताओं पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। भवानीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के बीच लड़ाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पार्टी उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दोनों पार्टियों के बीच झड़प की कई खबरें सामने आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 100 करोड़ के हफ्ता वसूली मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक वसूली का लड्डू जब फूटता था तो शिवसेना और एनसीपी में आधा आधा बंटता था। महाधारी सरकार के तीसरे सहयोगी कांग्रेस को एक ढेला तक नहीं मिलता था। वसूली मामले का मास्टरमाइंड अनिल देशमुख अभी फरार है। ईडी को आशंका है कि वो कहीं देश छोड़कर भाग न जाए, इसीलिए ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। इस मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने अपने बयान में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अनिल परब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी को दिए अपने बयान में सचिन वाजे ने कहा कि उसने देशमुख के कहने पर वसूली की। उसने दावा किया है कि वो जो भी रकम वसूलता था उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिलता था। बयान में सचिन वाजे ने कहा कि मुझे कुछ भी आर्थिक लाभ नहीं हुआ है। मैं ऑर्केस्ट्रा बार से जो भी रकम वसूल की थी वो कुंदन शिंदे को दे दी थी। उसने कहा कि नौकरी बहाल होने के बाद मुझ पर अपनी नौकरी बचाने का राजनीतिक दबाव था, जिसके कारण अनिल देशमुख के निर्देश पर ये काम किया। अपने 6 पन्ने के बयान में सचिन वाजे ने बताया कि उसने मुंबई पुलिस के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को अनिल देशमुख की ओर से किए जा रहे आदेशों की जानकारी दी थी और उन्होंने उसे उन आदेशों को न मानने की सलाह दी थी। हालांकि इसके बावजूद वाजे पैसा वसूलते रहे। वाजे ने बताया कि परमबीर सिंह को इस बारे में नहीं पता था कि मैं देशमुख के निर्देशों पर ऑर्केस्ट्रा बार से वसूली कर रहा हूं। वाजे ने दावा किया कि प्रवर्तन के डीसीपी डॉक्टर राजू भुजबल और सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल इस बारे में जानते थे। वाजे ने बताया कि रेस्टोरेंट और बार के अलावा हुक्का लॉन्च से भी वसूली करने की तैयारी थी। इसे लेकर फरवरी 2021 में अनिल देशमुख ने ध्यानेश्वरी में एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में देशमुख के बेटे सलील देशमुख और 2 टॉम ट्रंक के मालिक अंकित आनंद भी मौजूद थी। यहाँ तय हुआ कि एक कलेक्शन सिस्टम बनाया जाएगा, लेकिन मार्च में वाजे की गिरफ्तारी के बाद इसे टाल दिया गया। वाजे ने अपने बयान में कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनकी बहाली के खिलाफ थे। हालांकि देशमुख ने कहा था कि वो उन्हें मना लेंगे। वाजे ने दावा किया कि देशमुख ने उनसे बहाली के बदले में 2 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। वाजे ने बताया कि जुलाई 2020 में परमबीर सिंह ने 10 डीसीपी की ट्रांसफर और पोस्टिंग का आदेश जारी किया था। वाजे ने बताया कि उस लिस्ट में जिनके नाम थे उन सभी से 40 करोड़ रुपए लिए गए थे। इसके बाद अनिल देशमुख और अनिल पर्ब को 20-20 करोड़ रुपए मिले। वाजे को एनआईए ने एंटीलिया बॉम्ब केस और मनसुख हिरण की मौत के मामले में गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने बड़े कारोबारियों से पैसा वसूल करने के लिए बॉम्ब बनाने की साजिश रची थी। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी। सचिन वाजे मुंबई पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्होंने 2003 में आरोपी ख्वाजा यूनिस की हिरासत में मौत होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 17 साल बाद 2020 में ही नौकरी में बहाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एंटी मोदी फ्रंट बनाने की हड़बड़ी में ममता बनर्जी जब दिल्ली आई थी तब वे कह गई थी कि विपक्ष का चेहरा बनने से ज्यादा उनके लिए जरूरी विपक्ष की एकता है। वे तो कार्यकर्ता बनने को तैयार हैं, लेकिन ज्यादा दिन बीते कि ममता बनर्जी अपने असली रूप में खुलकर सामने आ गई। यह जता दिया कि विपक्षी एकता में केंद्र में वही रहेंगी, न कि राहुल गांधी। मतलब कि ममता बनर्जी ही पीएम का चेहरा बनेंगी। इससे कम कुछ भी टीएमसी को मंजूर नहीं। यही वजह है कि टीएमसी ने साफ तौर से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेहरा बताना शुरू कर दिया है। कोलकाता में हुई टीएमसी की आंतरिक बैठक में यह बात सामने आई।
अब जब विपक्षी दलों को एक साथ आने की अटकलें तेज हो रही हैं, तो ऐसे में टीएमसी नेता की तरफ से आए इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हम कांग्रेस के बगैर गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने राहुल गांधी को लंबे समय तक देखा है। उन्होंने खुद को मोदी के विकल्प के तौर पर विकसित नहीं किया है। पूरा देश ममता को चाहता है, इसीलिए हम ममता का चेहरा रखेंगे और प्रचार अभियान चलाएंगे। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने भी एक बयान के जरिए कांग्रेस को कमजोर बताया था। टीएमसी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए हमेशा सम्मान रखा है, लेकिन जब भी बात राहुल गांधी की आती है तो पार्टी के नेताओं ने आपत्ति जाहिर की है। पार्टी चाहती है कि ममता विपक्ष का चेहरा बने और पार्टी के नेताओं ने यह मांग बार बार दोहराई है। हालांकि सीएम बनर्जी अब तक यही कह रही हैं कि उनके लिए पद से ज्यादा विपक्ष की एकता मायने रखती है। ममता के दिल्ली दौरे का विश्लेषण दिखाता है कि यह विपक्षी एकता से भरा हुआ था। हालांकि संसद सत्र शुरू होने के बाद राहुल गांधी की नाश्ता बैठक में टीएमसी भी शामिल हुई थी, लेकिन टीएमसी ने बता दिया था कि विपक्षी एकता के कार्यक्रमों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि हर चीज का आयोजन राहुल गांधी करें। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद टीएमसी ने इस बात पर जोर दिया है कि 2024 की जंग में कांग्रेस अगुवा नहीं, साथ लड़ने वाला योद्धा है। बंदोपाध्याय की तरफ से भी दिए बयान में यह भी भावना साफ नजर आई थी। सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 में क्या होगा इसका अनुमान अभी से लगाना बहुत जल्दबाजी है। अब तक कांग्रेस और टीएमसी के बीच संबंध अच्छे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लगातार तीसरे दिन सोनू सूद के ठिकानों पर आईटी विभाग ने तलाशी की। तलाशी के दौरान आईटी विभाग को बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी का पता चला। सूत्रों का कहना है कि सोनू सूद को फिल्म्स के जरिए मिली धनराशि और उन्हें किए गए व्यक्तिगत पेमेंट्स में भी टैक्स चोरी की बात पता चली है। सूद चैरिटी फाउंडेशन का वित्त भी आईटी विभाग की जांच के घेरे में है। सोनू सूद की टैक्स चोरी पकड़ी गई तो उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल और प्रियंका वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया। सोनू सूद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी खासे सक्रिय रहे हैं। अभी तक आईटी विभाग की तलाशी को एजेंसी ने छापेमारी नहीं बताया, इसे सर्वे ही कहा गया है। सोनू सूद का अकाउंटेंट यात्रा में है, जिस कारण जांच में और भी देरी हो रही है। ये सर्वे 15 सितंबर को शुरू हुआ, जब मुंबई और लखनऊ में सोनू सूद से जुड़े 6 ठिकानों पर तलाशी ली गई। सोनू सूद द्वारा की गई एक रियल एस्टेट डील भी जांच के घेरे में है। ये मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। सोनू सूद बीएमसी के रडार पर भी थे, जब उन पर जुहू में स्थित एक 6 मंजिला इमारत को बिना जरूरी अनुमति लिए होटल में तब्दील कर देने के आरोप लगे थे। अवैध निर्माण के आरोपों के मामले में सोनू सूद ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनू सूद की अपील को रद्द कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उन्हें स्कूल में बच्चों के मेंटरशिप योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हालांकि राजनीति में आने की अटकलों को वो टालते रहे हैं। उन्होंने इन अटकलों को झूठा और आधारहीन बताते हुए कहा था कि उनकी या उनके परिवार की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। सोनू सूद कोरोना महामारी के दौरान खासे चर्चा में रहे थे, जब ये दावा किया गया था कि उन्होंने कई मजदूरों और गरीबों की मदद की है। कोरोना की लहर जब अपने उच्चतम स्तर पर थी, तब उन्होंने कई मजदूरों को ट्रेन फ्लाइट्स के जरिए उन्हें घर भेजा। वहीं अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस उनके समर्थन में उतर आई है। दोनों ने केंद्र की राजग सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। 2012 में आयकर विभाग सोनू सूद के घर छापेमारी कर चुका है, जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी। और हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने घोषणा की थी कि वह अगले साल रूस के कजान में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय दल के साथ जाएंगे। वह इस आयोजन के भारतीय एम्बेसडर हैं। उन्होंने 31 जुलाई को अपने जन्मदिन पर विशेष ओलंपिक भारत के विशेष एथलीट्स और अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बातचीत के दौरान ये घोषणा की थी। पंजाब की सियासी बिसात पर सिद्धू और कैप्टन की जोरदार जंग जारी है। इस बीच अकाली दल ने दिल्ली आकर जोरदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन सत्ता की दावेदार आम आदमी पार्टी किसी फ्रेम में दिख नहीं रही। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला करके आम आदमी पार्टी ने अपना एहसास करा ही दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि आम आदमी पार्टी और सिद्धू ने एक दूसरे के खिलाफ जुबानी मोर्चा खोला हो। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने सिद्धू को पंजाब की राजनीति का राखी सावंत बताया। दरअसल कुछ ऐसे ही आरोप केजरीवाल पर भी लगते रहे हैं।
ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे कि सियासत का असली राखी सावंत अरविंद केजरीवाल हैं या फिर वाकई नवजोत सिंह सिद्धू। आम आदमी पार्टी केंद्र के 3 कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरा होने पर आज यानी 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मना रही है। इसके अलावा कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे पंजाब में कैंडल मार्च भी निकालेगी। आम आदमी पार्टी के किसान प्रेम को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा, जहां एमएसपी का ऐलान होता है वहां भी किसानों का शोषण और फसलों के दाम घटते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्राइवेट मंडी का केंद्रीय काला कानून नोटिफाई कर दिया है, क्या इसे डिनोटिफाई किया गया है या बहाना अभी तक चल रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब की राजनीति के राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन के खिलाफ लगातार शेखी बघारने के लिए कांग्रेस आलाकमान से डांट मिली है, इसलिए आज बदलाव के लिए वे अरविंद केजरीवाल के पीछे चल दिए। कल का इंतजार करें क्योंकि वह कैप्टन के खिलाफ जोरदार तरीके से अपना हमला फिर से शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।